नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अभी हाल ही में करवा चौथ का पर्व गुजरा है। आप सबको पता है, इस रोज़ सुहागनें अपने अपने पति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और फिर पूजा पाठ करती हैं। यानी ये पर्व जो है वो एक पारिवारिक उत्सव है जिसे पूरे भारत में और ख़ासकर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और आज जो कहानी, जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना ठीक करवा चौथ के बाद वाले दिन की है, यानी 2 नवंबर की। होता यह है कि उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में एक गांव है सिसाना। इस सिसाना गांव में अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 4:30-5 बजे कुछ लोग सुबह टहलने के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए। जब ये लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो लोगों की नज़र इस गांव के शमशान घाट के पास एक सुनसान जंगली इलाके से उठ रहे धुएं पर पड़ती है। लोग जब करीब जाते हैं तो वहाँ जो कुछ दिखता है उसे देखकर लोगों के कदम ठिठक जाते हैं। वहाँ एक सूटकेस में एक लड़की की लाश थी और उस लाश को किसी ने आग के हवाले कर दिया था। यकीनन मामला कत्ल का था। नॉर्मल डेथ तो हो नहीं सकता, इस हालत में कोई किसी का अंतिम संस्कार भी नहीं करता। तो जैसे ही ये मंज़र गांव वालों ने देखी, सुबह का वक्त था, पूरे गांव में हल्ला हो गया, शोर मच गया। लोगों ने आनन फानन में पानी लाकर उस आग को बुझाया और फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि जिस लड़की की लाश वहाँ मौजूद थी, जो जल रही थी, उसकी पहचान पता करे, क्योंकि बगैर पहचान पता किए हुए इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं था। तो पुलिस ने सबसे पहले गांव वालों से पूछा कि ये लाश क्या गांव के किसी लड़की की है या आसपास की कोई लड़की है, किसी ने इस लड़की को पहले कभी देखा है या नहीं। गाँव वालों से पूछे गए इन सारे सवालों के जवाब ना में मिले, यानी कोई भी उस लड़की को पहचानता नहीं था। अब पुलिस ने सिर्फ सिसाना के पास वाले पुलिस स्टेशन में ही नहीं, बल्कि पूरे बागपत ज़िले में इस उम्र की और इस कद काठी की या हुलिये की कोई भी लड़की अगर गुमशुदा थी तो उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। लेकिन पुलिस को इस कोशिश में भी नाकामी हाथ लगी। ऐसी कोई लड़की हाल के दिनों में गायब नहीं हुई थी जिसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखवाई गई हो। तो पुलिस के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर का मामला था और पुलिस शुरुआती तफ्तीश में क्लूलेस थी। अब पुलिस ने तय किया कि वो सीसीटीवी फुटेज के सहारे इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। गांव में आमतौर पर हर गली में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए नहीं होते हैं, लेकिन कहीं किसी दुकान के पास, कहीं किसी मोड़ पर एक आध सीसीटीवी कैमरे मिल भी जाते हैं। तो जो बागपत की पुलिस है उसने सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेने का फैसला किया और उसने कैमरों की स्कैनिंग करने की कोशिश की। जहाँ पर भी गाँव में जिस मोड़ पर भी कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों के मालिकों से कहा कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। तो पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले और उन फुटेज में पुलिस को 1 नवंबर से 2 नवंबर की दरमियानी रात को एक सिल्वर कलर की मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कार गांव की तरफ आती हुई और फिर कुछ देर बाद गांव से वापस जाती हुई दिखाई पड़ी। रात के वक्त में एक कार का गांव की तरफ आना, फिर कुछ देर बाद वापस चले जाना, ये कोई अजीब या एबनॉर्मल बात नहीं थी, बशर्ते कि उस कार को लोग जानते। क्योंकि अगर गांव की तरफ आई है तो जाहिर है किसी गांव वाले के घर आई होगी या किसी गांव वाले की कार होगी। लेकिन पुलिस ने जब इस कार की फुटेज को देखने के बाद गांव वालों से पूछताछ की तो सबने ऐसी कार किसी के पास होने की बात से इनकार कर दिया। खासकर उस कलर और उस मेक की कार से लोगों ने इनकार किया। पुलिस को ये बात समझते देर नहीं लगी कि यही वो कार है जिसका इस्तेमाल कर शायद कातिलों ने इस लाश को यहाँ पर फेंका होगा और जलाया होगा। अब पुलिस ने अलग अलग सीसीटीवी फुटेज को जूम इन करके उस कार का नंबर पढ़ने की कोशिश शुरू की और इसमें भी पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को जो नंबर मिली वो नंबर हरियाणा का था, हरियाणा के सोनीपत ज़िले का। बगैर देर किए हुए पुलिस ने कार के मालिक का पता लगाया और फ़ौरन पहुंची सोनीपत उसके मालिक तक। जब उसके मालिक से पूछताछ हुई तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि कार उसके पास नहीं थी, उसका एक रिश्तेदार उनसे मांग के ले गया था और 1 और 2 तारीख को तो उस रिश्तेदार के पास ही वो गाड़ी थी। कार का जो ओनर था उसने कहा गाड़ी मेरे पास नहीं थी।
पुलिस ने उस रिश्तेदार के बारे में पूछा तो पता चला कि उस लड़के का नाम है पवन, जो तकरीबन यही 30-32 साल का एक लड़का है। अब पुलिस पवन की तलाश करने लगी। पवन तो गायब था। उधर बागपत में जहां पर यह लाश जलाई गई थी उस जगह पर पुलिस निगरानी कर रही थी। पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी थी। इसी कड़ी में पुलिस का एक अजीब मंजर से सामना हुआ। पुलिस ने देखा कि एक शख्स जो है वहां मौका वारदात पर संदिग्ध तरीके से घूम रहा है। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो शख्स भागने की कोशिश करने लगा और न सिर्फ भागा बल्कि उसने पुलिस वालों पर भी फायरिंग की। बदले में पुलिस ने उस पर गोली चलाई और गोली उसकी टांग में लगी और जब पुलिस ने उसे काबू किया तो पता चला कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही पवन है जिसकी वो तलाश कर रही है, यानी कत्ल के इस मामले में जिसकी उसे तलाश है। पुलिस ने पवन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्यों आए थे? तो पहले तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ चुकी थी, उसे गोली लग चुकी थी, उसके पास बचने के रास्ते नहीं थे, तो उसने कहा कि वो यहाँ पर सबूत मिटाने के इरादे से दोबारा लौटा था। लेकिन जब वो लौटा तो उसने देखा कि यहाँ से लाश गायब है। असल में लाश, जैसा कि आपको पता है, पुलिस ने पहले ही रिकवर कर लिया था और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। वो लाश ढूंढते हुए सबूत मिटाने के इरादे से वहाँ दोबारा पहुँचा था। शायद वो इंश्योर करना चाह रहा होगा कि लाश पूरी तरह जल गई है या नहीं जली है। तो खैर जो भी हो, पुलिस ने पवन को पकड़ लिया, पवन को गिरफ्तार कर लिया। अब पवन से पूछताछ शुरू हुई और पवन से पुलिस ये जानने की कोशिश करने लगी कि ये जो लड़की है इसकी हत्या किसने की, क्या उसने सिर्फ लाश को ठिकाने लगाया या फिर उस कत्ल में वो भी शामिल था, और ये लड़की कौन है, उससे पवन की क्या दुश्मनी है। ये तमाम सवाल पुलिस पवन से पूछना चाहती थी। जैसे ही हॉस्पिटल से वो थोड़ा उसकी कंडीशन स्टेबल हुआ, उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई, तो पुलिस ने उससे सवाल जवाब शुरू किए और पुलिस ने पवन से पूछा कि वो लड़की कौन है। तो पवन ने बताया कि वो लड़की नोएडा के सदरपुर गांव की रहने वाली है और उसका नाम है मनीषा चौहान। पुलिस ने कहा कि मनीषा की हत्या तुमने की, तो उसने पहले तो झूठ बोला कि नहीं, उसने हत्या नहीं की, वो सिर्फ सबूत मिटाने में ही था। लेकिन जब पुलिस ने उससे और सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, सख्ती से पूछताछ की, तो उसने मान लिया कि इस कत्ल में उसका भी हाथ है। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई वो कहानी कुछ यूं है। मनीषा चौहान एक बहुत ही एफुलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, यानी बहुत ही संपन्न परिवार से उसका नाता था। सदरपुर गांव नोएडा की रहने वाली थी और मनीषा का एक भाई है विवेक चौहान। मनीषा और उसके भाई के नाम पर 5 करोड़ रुपए की एक जॉइंट प्रॉपर्टी है। मनीषा का भाई विवेक शादीशुदा है और जो विवेक की पत्नी है शिखा, उसके साथ मनीषा के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। शिखा और मनीषा का भाई विवेक ये दोनों चाहते थे कि वो 5 करोड़ की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उस पर सिर्फ उन्हीं का हक हो जाए और मनीषा वो प्रॉपर्टी छोड़ दे, उस पर कोई क्लेम ना करे। लेकिन जाहिर सी बात है, उस लड़की का भी हक है, वो क्यों अपना क्लेम छोड़ दे। तो इस बारे में उन दोनों ने, भैया भाभी ने, कई बार मनीषा को समझाने की या बरगलाने की कोशिश की, लेकिन मनीषा इस बात के लिए राज़ी नहीं थी। ऐसे में विवेक, जो मनीषा का भाई है, वो और विवेक की पत्नी शिखा, ये दोनों मनीषा से चिढ़ते थे, जलते थे। इस कहानी में एक और पेच ये है कि शिखा, जो मनीषा की भाभी है, उसका पवन नाम के इस लड़के के साथ भी इलिसिट रिलेशन था, यानी घनिष्ठता थी, और इसके बारे में शिखा के पति यानी मनीषा के भाई विवेक को कोई जानकारी नहीं थी। यानी पति की गैर मौजूदगी में पवन अक्सर शिखा से मिला करता था और उन दोनों के बीच में अंतरंग रिश्ते थे। विवेक को यानी पति को तो इसके बारे में खबर नहीं थी, लेकिन मनीषा इसके बारे में जानती थी। मनीषा को यह पता था कि मेरी भाभी का पवन के साथ अफेयर है। अब मनीषा जो है अपनी भाभी पर नज़र रखने लगी, निगरानी करने लगी। भाभी के मोबाइल फ़ोन से उसने पवन के साथ किए गए कुछ चैट, कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, ये सारी चीज़ें चुपके से हासिल कर ली थी। और एक रोज़ जब शिखा और पवन इंटीमेट कंडीशन में थे, यानी एक दूसरे के बेहद करीब थे, उस वक्त मनीषा ने चुपके से अपनी भाभी और उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो भी शूट कर लिया था। अब जब परिवार में
तनाव हो, झगड़ा हो, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों, भाभी ननद को पसंद न कर रही हो, ननद भाभी से जलती हो, भैया बहन से प्यार न करता हो, तो उस परिवार में ऐसा हो सकता है। तो ननद ने अपनी भाभी के कुछ आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स उसके बॉयफ्रेंड के साथ शूट कर लिए और अपने पास रख लिए, और न सिर्फ रख लिए, कथित तौर पर अपने कुछ नाते रिश्तेदारों में उन क्लिप्स को सर्कुलेट भी कर दिया। ये बात अब जैसे ही खुली तो शिखा के होश उड़ गए। शिखा पुरजोर तरीके से ये चाहती थी कि वो अपनी ननद मनीषा से उसके इस किए का बदला ले, और बदला लेने के तरीके के तौर पर उसने ये तय किया कि वो मनीषा की हत्या करेगी, और इस हत्या में वो सिर्फ अपने पति नहीं बल्कि अपने प्रेमी का भी इस्तेमाल करेगी। इसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी के जो दो इम्पॉर्टेंट मेल मेंबर्स हैं, यानी अपना पति विवेक और अपना बॉयफ्रेंड पवन, इन दोनों को मनीषा के कत्ल के लिए यूज़ करने का फैसला किया। अपने पति विवेक से उसने कहा कि तुम्हारी बहन जीते जी तो कभी प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ों पर साइन करने से रही। अगर तुम चाहते हो कि 5 करोड़ की वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो, तो तुम्हें अपनी बहन को रास्ते से हटाना होगा। कहने का मतलब ये कि अपने पति विवेक के दिमाग में शिखा ने जहर भरा। ठीक इसी तरह से पवन को उसने कहा कि मेरी और तुम्हारी जो इंटीमेट तस्वीरें और वीडियोज़ है वो मनीषा ने शूट कर लिया है, और ये राज खुल सकता है, तो ज़रूरी ये है कि हम मनीषा की हत्या कर दें। पवन भी इस बात को सुनकर काफ़ी सोच में पड़ गया, डर गया, और उसने तय किया कि वो शिखा की बात मानकर मनीषा की हत्या करेगा। इसके बाद बहुत ही टैक्टफुली शिखा ने अपने पति विवेक को अपने बॉयफ्रेंड पवन से मिलाया, और ये कहकर मिलाया कि ये उसका अच्छा दोस्त है, और पति तो ऑब्वियसली पति को पति कहकर ही मिलाया। इस तरह से तीनों की एक तिकड़ी बनी, और इन तीनों ने मिलकर ये प्लान किया कि वो मनीषा की हत्या करेंगे। प्लानिंग के मुताबिक 1 नवंबर यानी करवा चौथ की रात को उन्होंने मनीषा को अपने पास खाने पर बुलाया, भैया भाभी ने, और खाने में कोई नशीली चीज़ मिला दी। वो नशीला भोजन करने के बाद मनीषा बिल्कुल बेसुध हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई, और ये 3 कातिलों के लिए एक अच्छा मौका था। उन तीनों ने, पवन ने, विवेक ने और शिखा ने, गला घोंट कर मनीषा की हत्या की, और फिर उसकी लाश को सूटकेस में भरा, और सूटकेस में भरने के बाद वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए पवन की स्विफ्ट डिज़ायर कार से निकल पड़ी। लेकिन उनको ये लग रहा था कि अगर हम, चूँकि वो नोएडा के रहने वाले थे, उनको लग रहा था कि अगर हमने नोएडा के आसपास ही ये लाश कहीं फेंक दी तो शायद हमारा भेद खुल जाए, हम पकड़े जाएं, क्योंकि लाश की पहचान हो जाएगी। तो फिर उन्होंने तय किया कि वो दूर जाकर फेंकेंगे। इसके बाद वो सदरपुर गांव नोएडा से निकले और निकलकर सीधे चले गए बागपत, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला। और उस बागपत में सिसना गांव के नज़दीक एक सुनसान जंगली इलाके में एक ऐसी सड़क पर, जो सड़क शमशान घाट की तरफ जाती हो, उस सड़क पर 1 और 2 नवंबर की दरमियानी रात को उन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी से सूटकेस में बंद मनीषा की लाश बाहर निकाली, उसे नीचे ज़मीन पर फेंका और पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दिया। आग धू धू कर जलने लगी, तो ये तीनों जो है फिर वहाँ से रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। उन तीनों को ये लगा कि आग इतनी तेज़ी से जल रही है कि लाश तो जलकर राख हो जाएगी, कोई मनीषा को पहचानने वाला भी नहीं रहेगा, और यहाँ तो कोई भी नहीं जानता है, तो ये राज कभी खुलेगा नहीं। लेकिन इत्तेफाक से हुआ ये कि लाश जिस जगह पर उन्होंने फेंकी थी, वो जगह की मिट्टी थोड़ी गीली थी, और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी डेड बॉडी अगर आप उस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर भी देते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में आग इतनी जल जाए, इतनी लग जाए कि वो जिस्म, वो लाश पूरी तरह से जलकर राख हो जाए। क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि इंसान के शरीर में 70% या शायद उससे भी ज़्यादा पानी ही होता है, खून में भी एक बड़ा हिस्सा पानी का होता है। तो इतना पानी जो है वो जलने के लिए आप समझ सकते हैं कि आग को कितना तेज़ और कितना ज़्यादा होना चाहिए। कातिलों को ये समझ नहीं थी, उन्हें लगा कि शायद लाश बिल्कुल जलकर राख हो जाएगी और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। सुबह के वक्त तक लाश से धुआं निकल रहा था, आग की लपटें थी, लेकिन लाश पूरी तरह जली नहीं थी। ये तीनों कातिल लाश फेंक कर वहाँ से फरार हो चुके थे। इसके बाद गांव वालों ने लाश देखी, और लाश देखने के बाद कैसे कैसे मामला आगे बढ़ा, कैसे कैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, ये सारी कहानी अब आपको पता है। तो ये थी पूरी कहानी
जिसमें एक बेकसूर बेगुनाह लड़की को उसके भैया और भाभी ने एक तीसरे आदमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि उसकी लाश को कुछ इस तरह से ठिकाने लगाने की कोशिश की कि उस मंज़र को देखकर सारे लोग घबरा गए, बहुत परेशान हो गए। लेकिन आखिरकार इन कातिलों का भेद खुला और पुलिस ने धीरे धीरे ही सही तफ्तीश करके सारे गुनहगारों को धर दबोचा। अब इन गुनहगारों का अंजाम अदालत में क्या होता है, पुलिस कितने सबूत पेश कर पाती है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। तो आज की कहानी यहीं तक, लेकिन इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। रिचर्ड बरुआ हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हिंदी में एक शब्द है मुक्त कंठ, यानी खुले गले से उन्होंने मेरी स्टोरीज़ की बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ की है और एक बड़ा सा मैसेज भेजा है। थैंक यू वेरी मच रिचर्ड, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं अपनी तरफ से बस यही कहना चाहूँगा। इसके अलावा प्रदीप भाम्बू जी ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। जॉली सोनकर का कमेंट है और इन्होंने कहा है कि पुलिस जो एफर्ट करके गुनहगारों को पकड़ती है, इस तरह की स्टोरी सेलेक्ट करके लाने के लिए उन्होंने इसके लिए थैंक्स बोला है। थैंक यू वेरी मच जॉली। और पुण्य नियामत के नाम से, या पुण्य नियामत ही है शायद, उन्होंने लिखा है कि अक्सर देखा जाता है कि रिश्तों के समझ के अभाव में ही उन्हें मिटाने का प्रयास किया जाता है, और भी रास्ते हैं जीने के। इनके कहने का मतलब यह है कि अगर रिलेशनशिप में कोई दरार हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लोगों की एक दूसरे से नहीं बन रही हो, तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इंसान अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल न दे और उसके लिए एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाले, बजाय इसके कि वो किसी को मौत के घाट उतार दे। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। आपका नाम मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, आप अगर अलग से अपना नाम कभी लिख कर भेजेंगे तो ज़रूर उसका जिक्र करूँगा। योगेश धरने जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमाशंकर राज जी का कमेंट है। मगन झा ने भी कमेंट किया है। और इसके अलावा सुप्रिया पाटिल का कमेंट है। ऋषा डूडली, कुछ इस तरह से आईडी है, मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन उन्होंने कहा है वेरी इंटरेस्टिंग आई ओपनिंग स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। रील वॉरियर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने लिखा है कि कहानी सुनाने का तरीका जो है बहुत अच्छा है भाई, आप जब भी डेट बता रहे हो तो प्लीज़ ईयर भी बता दिया करो, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स समथिंग। उन्होंने और आगे कुछ लिखा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि साल भी बताया करूँ। तो खैर, आज की जो कहानी थी वो इसी साल की है। रुद्राक्ष रोकड़े जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। विनय नासवाले जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। फौजिया खान, इन्होंने फॉरेंसिक टीम की दाद दी है जिसकी वजह से वो केस सुलझा। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमें देखते हैं। रेखा भट्ट जी की दुआएं और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, वो रेगुलर कमेंट करती हैं। मरियम मोहम्मद जी ने नाइस स्टोरी लिखकर थम्स अप भेजा है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी रेगुलर लिसनर है। विजेंद्र सिंह जी, झुमुर चक्रवर्ती भी जो है उन्होंने भी कमेंट किया है। लोग इस बात से बहुत खुश और हैरान हैं कि पुलिस जो है उसने बड़ी मेहनत से एक मामले की तफ्तीश की और गुनहगारों तक पहुंची। बेसिकली लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन है, आम तौर पर भारत में मैंने देखा है कि लोग ये मानते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो बहुत ऑनेस्ट नहीं है और अपना काम ईमानदारी से नहीं करती है। लेकिन मैंने एज ए क्राइम रिपोर्टर ये देखा, ये महसूस किया है, पुलिस वालों के खिलाफ जो शिकायतें हैं वो तो हैं अपनी जगह पर, उससे पूरी तरह मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कत्ल के मामले आमतौर पर पुलिस बहुत ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करती है, चाहे वो कोई अमीर आदमी का हो या गरीब का हो। ज़्यादातर मामलों में मेरा ऑब्जर्वेशन पुलिस के प्रति यही रहा है। खैर, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। आपसे गुजारिश है कि आगे भी आप प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।